पाली गांव में 16 अप्रैल 2003 की सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल था। कारण था गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग पूर्णचंद्र प्रधान की 38 वर्षीय बहू सुरेखा का अचानक लापता हो जाना। पिछली रात गांव के मंदिर के पास लगे मेले में नौटंकी हो रही थी, जिसे देखने गांव के प्रायः सभी परिवार वहां गए थे। तबीयत ठीक न होने के कारण सुरेखा घर में ही थी। वैसे घर में पूर्णचंद्र भी था, लेकिन उम्र की अधिकता के कारण वह उठने बैठने और चलने फिरने में लाचार था। इस कारण वह एक कमरे में लेटा रहता था। सुबह लगभग 5:30 बजे सुरेखा का 16 वर्षीय बेटा अभिमन्यु जब मेला से घर लौटा तो मां को घर में नहीं पाया। पहले तो उसने यही समझा कि मां कहीं बाहर गई होगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब सुरेखा वापस नहीं आई तो वह चिंता में पड़ गया और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तब तक 6:30 बज गए थे। धीरे धीरे उसके परिवार के अन्य सदस्य एवं गांव के लोग नौटंकी देखकर वापस लौटे तो सुरेखा के लापता होने के बारे में सुनकर वे भी उसे ढूंढने लगे। सुबह के लगभग 8 बजे किसी ने आकर खबर दी कि गांव के अंतिम छोर पर स्थित मंदिर के कुएं की मुंडेर पर किसी महिला का ब्लाउज, पेटीकोट एवं टूथब्रश रखे हुए हैं। यह सुनकर सभी उस ओर दौड़ पड़े। उक्त कुआं साधारण लोगों के लिए वर्जित था। उसका पानी केवल मंदिर के ही विभिन्न कार्यों के लिए था, इसलिए पहले उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया था। कुएं के पास पहुंचकर जब लोगों ने भीतर झांका तो कुछ नजर नहीं आया। तब किसी ने एक लंबा बांस कुएं में डाला। इससे उसे पानी के नीचे मानव शरीर जैसी कोई चीज होने का एहसास हुआ। मौजूद लोगों में से एक आदमी ने रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर उसे बाहर निकाला तो सभी स्तब्ध रह गए। बांस से टकराई वह चीज सुरेखा की लाश थी। देखते ही देखते यह खबर जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल गई। इस बीच गांव के नंबरदार ने घटना के बारे में फोन पर पिपल थाने को सूचना दे दी। थोड़ी ही देर में थाने के इंस्पेक्टर माधव चंद्र साहू दल बल सहित घटनास्थल पर आ पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद इंस्पेक्टर साहू ने लोगों से पूछताछ शुरू की तो सुरेखा की सास सुना मणि, ननद मीना एवं बेटे अभिमन्यु ने नौटंकी देखने जाने से लेकर सुरेखा का शव बरामद होने तक सारी घटना का सिलसिलेवार वर्णन कर दिया। उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि यह आत्महत्या का मामला होगा। इंस्पेक्टर साहू के मन में सबसे पहले यह सवाल पैदा हुआ कि जब सुरेखा अच्छी तरह से जानती थी कि उक्त कुएं के पास नहाना धोना मना है, तो वह वहां पर टूथब्रश लेकर क्यों गई थी? यदि उसने आत्महत्या की या फिर किसी तरह कुएं में गिर गई तो उसके गीले कपड़े मुंडेर पर कैसे आ गए? फिर उसके पेट में पानी भी नहीं भरा था। इससे स्पष्ट हो रहा था कि उसे मारने के बाद ही कुएं में डाला गया था। शव का निरीक्षण करने पर उसके गले पर हल्के नीले निशान नजर आ रहे थे, जो स्पष्ट रूप से गला दबाकर हत्या करने की ओर इशारा कर रहे थे। सुरेखा के कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को एक बिस्तर, 2 तकिए एवं बीड़ी के एक अधजले टुकड़े के अलावा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। 2 तकिए में से एक का किनारा कुछ फटा हुआ था एवं उसमें से थोड़ी सी रुई बाहर निकली हुई थी। बीड़ी के बारे में पूछने पर घर वालों ने बताया कि इस तरह की बीड़ी अनाम पीता है। पुलिस ने उन सब वस्तुओं को सीलबंद कर रासायनिक परीक्षण के लिए अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ के लिए जब सुरेखा के पति अनाम प्रधान को बुलाया गया तो पता चला कि वह सुबह से ही सुरेखा को ढूंढने के लिए क्षेत्र की ओर निकल गया था। उसे बुला लाने के लिए 2 आदमी भेजे गए, लेकिन वह वहां नहीं मिला। उसे ढूंढने के लिए लोग कई और संभावित जगहों पर गए, लेकिन अनाम का कहीं पता नहीं चला। अनाम के इस तरह से लापता हो जाने से पुलिस का संदेह उस पर गहरा हो गया। इंस्पेक्टर माधव साहू ने घटनास्थल पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के बाद सुरेखा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। फिर अनाम की खोज में 2-3 पुलिसकर्मियों को लगाकर थाने लौट आए। हालांकि मामला हत्या का लग रहा था, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने तक इंतजार करना ठीक समझा। मामले को आत्महत्या के रूप में देखकर आगे की जांच कार्य सब इंस्पेक्टर रश्मि रंजन पटनायक को सौंप दिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने के साथ साथ अनाम की खोज में लगी हुई थी। अगले दिन यानी 17 अप्रैल 2003 को सुरेखा के भाई गुणनिधि ने थाने आकर जांच अधिकारी पटनायक को बताया, सर, मुझे संदेह ही नहीं पूरा विश्वास है कि मेरी बहन सुरेखा की हत्या कर कुएं में अनाम ने ही डाला है। तुम्हारे संदेह की वजह? सब इंस्पेक्टर रश्मि रंजन ने पूछा। गुणनिधि ने बताया, सर, पिछले काफी समय से उन दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। अनाम सुरेखा से संबंध विच्छेद करने पर तुला हुआ था, जबकि सुरेखा इस बात पर राजी नहीं हो रही थी। इससे अनाम बड़े गुस्से में था। अनाम सुरेखा से क्यों संबंध विच्छेद करना चाहता था? सर, सुरेखा अनाम से उम्र में बड़ी थी, इसलिए वह उससे नाता तोड़कर किसी हमउम्र लड़की से शादी करना चाहता था। ठीक है, हम अनाम की खोज में लगे हुए हैं। क्या तुम उसके छिपने के कुछ संभावित ठिकाने बता सकते हो? रश्मि रंजन के पूछने पर गुणनिधि ने उसके 4-5 रिश्तेदारों के नाम पते बता दिए, जहां अनाम के छिपे होने की संभावना थी। रश्मि रंजन ने गुणनिधि की शिकायत पर मामले को आत्महत्या से हत्या के रूप में बदल कर आए।
पीसी की धारा 302, 201, 34 के अंतर्गत दर्ज कर लिया। पुलिस टीम ने अनाम के सभी रिश्तेदारों के घर पर दबिश दी, लेकिन हर जगह से उन्हें पता चला कि उनके आने से कुछ घंटे पहले ही अनाम वहां से निकल चुका था। इस तरह अगले 2 दिन तक पुलिस के साथ अनाम का लुका छिपी का खेल जारी रहा। आखिरकार 20 अप्रैल 2003 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस उसे उसके एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लेने में सफल हो गई। ज्यादा हील हुज्जत न करके अनाम ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसी ने सुरेखा की हत्या कर उसके शव को कुएं में डाला था। बारी गांव जिला पुरी, उड़ीसा का पूर्णचंद्र प्रधान एक संपन्न किसान था। सन 1970 में पत्नी नवीन का देहांत हो जाने के बाद उसने डेलांग गांव की सुनामणि से दूसरी शादी कर ली थी। उसकी पहली पत्नी से पूर्णचंद्र के 3 संतान, बेटा बानांबर और बेटी कमला व विमला थी। उस समय बानांबर 8-9 साल का एवं कमला विमला क्रमशः 4-5 साल की थी। कालांतर में दूसरी पत्नी नवीन से उसे 2 संतान, एक लड़का अनाम और एक लड़की मीना हुई। पूर्णचंद्र का बड़ा लड़का बानांबर उम्र के बढ़ते बढ़ते मजबूत कदकाठी का आकर्षक युवक बन गया। बानांबर जब 21-22 साल का हो गया तो सन 1985 में उसकी शादी निकट के ही गांव सहजपुर के राजकिशोर विश्वाल की लड़की सुरेखा से कर दी गई। 10वीं तक पढ़ी लिखी सुरेखा खूबसूरत युवती थी। विवाह के समय वह 17 साल की थी। उसे पाकर बानांबर बहुत खुश था। अब वह घर परिवार के प्रति ध्यान देने लगा था। विवाह के 2 साल बाद ही वह 2 बच्चों का पिता बन गया। उसने अपने लड़के का नाम अभिमन्यु एवं लड़की का नाम गायत्री रखा था। बानांबर और सुरेखा का दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी बीत रहा था कि विवाह के सिर्फ 4 साल बाद ही उनके जीवन में एक भूचाल आ गया। सन 1989 में पुरानी रंजिश के कारण बानांबर की हत्या कर दी गई। उस समय अभिमन्यु केवल 3 वर्ष का एवं गायत्री 1 साल की थी। मात्र 21 वर्ष में सुरेखा विधवा हो गई थी। सुरेखा के मायके एवं ससुराल के बीच की दूरी केवल 5-10 मिनट की थी। इन दोनों जगहों में उसका आना जाना प्रायः लगा रहता था। तभी वह मायके में 20-25 दिन रहती तो कभी ससुराल में महीने भर के लिए ठहर जाती थी। सुरेखा जब बानांबर से शादी कर उसके घर आई थी उस समय अनाम 10 वर्ष का था। वह सुंदर तो था ही, बहुत भोला भाला भी था। एकमात्र देवर होने के कारण सुरेखा उसे खूब लाड़ प्यार करती थी। उसे अपने हाथों से खाना खिला देती, नहला देती, कभी कभी उसे गोद में उठाकर घूमती, प्यार से उसके गालों पर चुंबन भी जड़ देती थी, उसे अपने पास सुला भी लेती थी। भाभी का दुलार पाकर अनाम भी हर समय उसके आगे पीछे घूमता रहता था। वह एक पल के लिए भी सुरेखा से दूर नहीं रहना चाहता था। जब तक बानांबर जीवित रहा तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके मरने के बाद अनाम को सुरेखा के व्यवहार में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन सा महसूस होने लगा था। एक तरह से अनाम के प्रति सुरेखा का प्यार कुछ अधिक ही बढ़ गया। सुरेखा जब भी मायके से ससुराल लौटती अनाम के लिए ढेर सारी मिठाइयां एवं अन्य उपहार लाना नहीं भूलती। अब वह अनाम को दुलार करते समय उसे अधिक से अधिक समय तक अपनी छाती से चिपकाए रखती। उसके गाल, होंठ एवं कपाल को चूमने के साथ ही उसके संवेदनशील अंगों पर भी अपनी उंगलियां फेरने लगती थी। प्रारंभ में तो अनाम कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने किशोरावस्था को पार कर जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो सुरेखा के इस तरह के व्यवहार से उसे बड़ा आनंद आने लगा। अब वह 18 साल का हट्टा कट्टा युवक हो गया था। सुरेखा भी 24 वसंत पार कर चुकी थी। उसके अंगन से टपक रही मादकता पर जब अनाम की नजर पड़ती तो वह लाख चाहकर भी अपनी आंखें हटा नहीं पाता था। अब वह अधिक से अधिक सुरेखा का सानिध्य पाने को व्याकुल रहने लगा था। एक दिन शाम के समय सुरेखा तालाब से नहा धोकर घर आई। वह अपने गीले बालों को सुखा रही थी कि अनाम उसके पास आ गया। अनाम अपनी सुध बुध खोकर उसे निहारता रह गया। उसे इतना भी होश नहीं रहा कि कब सुरेखा उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। अपने कंधे पर सुरेखा के हाथ का स्पर्श पाकर वह चौंक उठा। सुरेखा ने उस पर अर्थपूर्ण दृष्टि डालकर हौले से पूछा, क्या देख रहा था रे? अनाम झेंप गया। सोचा भाभी नाराज हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। सुरेखा ने उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया और उसे अपनी छाती से चिपका लिया। अनाम को ऐसा लगा मानो उसके जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगी हो। उत्तेजना के मारे उसकी नस नस कांपने लगी। उसने भी सुरेखा को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। कुछ ही पलों में दोनों एकाकार हो गए। फिर तो ऐसा हर रात होने लगा। समय का चक्र चलता रहा, साल दर साल गुजरते गए। सुरेखा इस बीच कई बार अपना गर्भपात करवा चुकी थी। सुरेखा के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। अनाम भी 25 साल का हो गया था। इस कारण घर वाले उस पर विवाह के लिए दबाव डालते रहते थे। इसलिए एक दिन सुरेखा ने अनाम से कहा, अना, मुझे लगता है कि अब हमारा मिलना जुलना और संभव नहीं हो सकेगा। क्यों? अनाम ने पूछा तो सुरेखा उसके दाएं हाथ को अपने हाथ में लेती हुई बोली, गांव के लोग और हमारे घर वाले भी हम पर संदेह करने लगे हैं।
बच्चे भी बड़े हो गए हैं। फिर घर वाले तुम्हारी शादी करने की भी बातें करने लगे हैं। तुम्हारे बिना जीना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा भाभी, तुम ही बताओ हम क्या करें। अनाम ने सुरेखा को अपनी बाहों में भींच कर कहा। एक उपाय है क्या? अनाम ने पूछा। इसके लिए तुम तैयार होगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, तुम बताओ तो सही। अनाम ने कहा, हम दोनों शादी कर लें। मैं तो तैयार हूं, लेकिन हमारे घर वाले इसके लिए तैयार होंगे? तुम उनकी चिंता छोड़ो, सुरेखा अपनी बात पर जोर देती हुई बोली। घर वाले पहले तो राजी नहीं होंगे, लेकिन हम चुपके से शादी कर लें तो उनके लिए कुछ करने को बचेगा ही क्या? फिर देवर के साथ भाभी की शादी होना हमारे समाज में कोई नई बात तो है नहीं। सुरेखा के प्यार में पागल अनाम के लिए उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अतः एक दिन दोनों चुपके से पुरी जाकर वहां अदालत में विवाह कराए। यह सन 1999 की बात है। जब अनाम के परिवार वालों को उन दोनों की शादी का पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। पहले तो उन्होंने काफी शोर शराबा किया, लेकिन फिर चुप्पी साध लेना ही उचित समझा। सुरेखा से शादी कर अनाम काफी खुश था। अब दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे, उनके मिलने जुलने में कोई बाधा नहीं थी। शादी के पहले 4-5 माह खूब मजे में बीते। एक दिन जब अनाम को पता चला कि सुरेखा फिर मां बनने वाली है, तो वह खुशी से झूम उठा। बाप बनने की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। अनाम की यह खुशी ज्यादा दिन तक कायम रह नहीं सकी। एक रात सुरेखा ने उससे कहा, गर्भ 2 महीने का हो गया है, अब और देर करना उचित नहीं होगा। मैं कल ही जाकर इसे गिरा दूंगी, तुम चलोगे मेरे साथ? अनाम को जैसे सांप सूंघ गया। हैरानी से उसने पूछा, तुम इसे भी नष्ट कर दोगी? अब तो हमने शादी भी कर ली है, इस बार तो मुझे बाप बनने का मौका दो। क्यों? सुरेखा ने भेद भरे लहजे में पूछा। पहले से ही तो 2 बच्चे हैं, क्या वे काफी नहीं हैं? लेकिन वे तो भैया के हैं। अनाम ने कहा, मेरी भी कम से कम एक संतान तो होने दो। नहीं, सुरेखा ने निर्णायक स्वर में कहा, मुझे अब और अधिक बच्चे नहीं चाहिए। तुम्हें चलना हो तो चलो, वरना मैं अकेली जाकर ही गर्भपात करवा सकती हूँ। अनाम ने रात भर सुरेखा को वह काफी समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। अगले दिन जाकर वह अपना गर्भपात करा आई। कई बार गर्भपात करवाने के कारण वह इतनी कमजोर हो गई थी कि इस बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने उसे चेतावनी दे दी कि आगे फिर से मां बनना उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। इस घटना का अनाम के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ा। वह बार बार यही सोचता रहा, क्या वह कभी भी बाप नहीं बन पाएगा? उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होगी। सुरेखा ने उसे बाप बनने का मौका क्यों नहीं दिया? धीरे धीरे सुरेखा के प्रति उसके मन में घृणा पनपने लगी। इस दौरान सुरेखा ने एक और विवादास्पद मुद्दा उठा लिया। उसने बानावर की पत्नी की हैसियत से अपने हिस्से की संपत्ति की मांग कर डाली। वह उस संपत्ति को बेचना चाहती थी, लेकिन ना तो अनाम और न ही उसके पिता माता इस बात पर राजी हुए। उनका कहना था कि सुरेखा उनकी बहू है और बहू की हैसियत से जिंदगी भर उनके घर में रहे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन वे उसे संपत्ति बेचने नहीं देंगे। सुरेखा ने इस बात पर काफी हंगामा किया और सबको देख लेने की धमकी देकर अपने मायके चली गई। कुछ दिन पश्चात अनाम उससे मिलने गया तो सुरेखा ने उसे बुरी तरह अपमानित कर वापस भेज दिया। वह बार बार यही धमकी दे रही थी कि उसे उसके हिस्से की संपत्ति दे दी जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बीच सुरेखा के पिता राजकिशोर विश्वाल का देहांत हो गया। उसके दाह संस्कार में भाग लेने के लिए अनाम उनके यहाँ गया और क्रियाकर्म समाप्त होने के पश्चात समझा बुझाकर सुरेखा को अपने साथ ले आया। उसने सोचा था कि कुछ दिन साथ रहने पर सुरेखा के मन में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनाम अब सुरेखा से शारीरिक संपर्क के लिए आग्रह करता तो वह बड़ी चतुराई के साथ उसे टाल देती। वह अनाम से कभी प्यार से 2 बातें करती भी थी तो अगले ही पल संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा उठाकर घर में तनाव पैदा कर देती थी। अनाम को अब महसूस होने लगा था कि सुरेखा ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया, बल्कि अपनी कामना पूर्ति के लिए उसे मोहरा बनाया था। इसी तरह 2-2.5 वर्ष गुजर गए। इस दौरान अनाम एक बार भी सुरेखा के साथ शारीरिक संपर्क नहीं बना सका। घर में तनाव का माहौल पूर्ववत जारी था। अत्यधिक अशांति, चिंता एवं कामेच्छा की पूर्ति न हो सकने के कारण अनाम का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। धीरे धीरे वह पागलों की तरह हरकतें तथा अप्राकृतिक यौन संसर्ग करने की कोशिश करने लगा। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। उसकी ये हालत देखकर उसके परिवार वाले चिंतित हो गए। वे उसे भुवनेश्वर के एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ले गए। डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट सुनी और अनाम के कुछ टेस्ट करने के बाद बताया कि कामोत्तेजना के दमन के कारण इसकी ये हालत हो गई है। जल्दी से इसकी शादी इससे कम उम्र की लड़की से करा दी जाए तो यह अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की राय जानकर अनाम की परेशानी और भी अधिक बढ़ गई। सुरेखा से संबंध विच्छेद किए बिना उसकी दूसरी शादी हो नहीं सकती थी। अतः विवाह विच्छेद को लेकर जब उसने एक दिन सुरेखा से बात की
तो वह बेफर पड़ी, अरे वाह, तू किसी और लड़की से शादी कर मौज करेगा तो मेरा क्या होगा? मैं तुझसे विवाह विच्छेद हरगिज नहीं करूंगी। देखो सुरेखा, अनाम ने उसे समझाना चाहा, तुम तो मेरे साथ किसी तरह का संबंध नहीं रख रही हो, न ही मुझे बाप बनने का मौका दिया। मेरी बाकी जिंदगी कटेगी भी तो कैसे? तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? कान खोलकर सुन लो, सुरेखा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बानांबर की पत्नी की हैसियत से उसके हिस्से की सारी संपत्ति और साथ ही तुम्हारे हिस्से की आधी संपत्ति, इस तरह से कुल संपत्ति का 3/4 भाग मेरे नाम कर दो तो मैं तुमसे संबंध विच्छेद कर सकती हूँ। उसके बाद तुम जिससे चाहो शादी कर लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरे रहते दूसरी शादी की तो मैं थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगी, फिर तुम सब जेल में चक्की पीसना। थाना कचहरी का नाम सुनकर अनाम घबरा गया। कानूनी दांव पेंच के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। सुरेखा की बातों से उसे काफी निराशा हुई। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। उसके मन में वितृष्णा पैदा हो गई। एक बार तो उसने आत्महत्या करने का फैसला भी किया, लेकिन माँ बाप व बहन के बेसहारा हो जाने की सोचकर अपना निर्णय बदल लिया। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों न इन सबसे छुटकारा पाने के लिए वह सुरेखा को ही रास्ते से हटा दे। यह ख्याल आते ही अनाम सुरेखा को मारने की योजना बनाने लगा। पहले तो उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अतः सोच विचार कर उसने सुरेखा को मारने के लिए 14 अप्रैल 2003 का दिन तय किया। उसका ख्याल था कि उस दिन रात को उसके परिवार के साथ साथ गांव के सभी लोग मेले में नौटंकी देखने चले जाएंगे, फिर उसे सुरेखा को मारने का अवसर मिल जाएगा। उल्लेखनीय है कि वैसाख माह की संक्रांति को उड़ीसा में विषुव संक्रांति कहा जाता है। यह दिन उड़ीसा में उड़िया नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। 2 दिन पहले से 3-4 दिन बाद तक उड़ीसा के हर गांव एवं शहरों में तरह तरह के मेले व उत्सवों का आयोजन होता है। इस वर्ष विषुव संक्रांति 14 अप्रैल 2003 को थी। हर गांव की तरह बाली गांव में भी उत्सव जैसा माहौल था। पहले तो अनाम ने उसी दिन रात को सुरेखा को मारने की योजना बनाई, लेकिन शाम होते होते उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने अपनी योजना अगले दिन के लिए टाल दी। अगले दिन यानी 15 अप्रैल को उसे अपनी योजना पर अमल करने के लिए अवसर भी मिल गया। उस दिन भी रात को गांव के सभी लोग मेले में चले गए थे। पिछले 2 दिन से रात भर जागकर नौटंकी देखने के कारण सुरेखा की आंखें जल रही थीं। अतः उसने उस दिन मेले में न जाकर सोने का निश्चय किया। उस रात अनाम सबको दिखाने के लिए मेले में गया तो जरूर, लेकिन आधी रात के आसपास चुपके से घर चला आया। उसकी माँ एवं बहन तो मेले में चली गई थी, लेकिन पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। अभिमन्यु भी मेला देखने गया था, जबकि गायत्री अपने मामा के यहाँ थी। आधी रात को अनाम ने सुरेखा के कमरे के दरवाजे पर हाथ लगाया तो वह खुल गया। सुरेखा फर्श पर बिस्तर लगाए गहरी नींद सो रही थी। सिरहाने एक टिकतकिया और रखा हुआ था। कमरे के एक कोने में मध्यम रोशनी में दिया जल रहा था। अनाम दबे पांव सुरेखा के पास पहुंचा, फिर उसने सुरेखा की छाती पर बैठकर पूरी शक्ति लगाकर तकिए से उसका मुंह दबा लिया। इस अचानक हमले से सुरेखा जाग गई और हाथ पैर पटकने लगी। अनाम पर मानो जुनून सवार था। उसने दांत भींचकर पूरी ताकत से तकिए को दबाए रखा। कुछ मिनटों तक छटपटाने के बाद सुरेखा शांत पड़ गई तो अनाम उसके मुंह पर से तकिया हटाकर उसका गला दबाने लगा। जब उसे विश्वास हो गया कि सुरेखा मर गई है तो उसने उठकर एक बीड़ी सुलगाई और 2-4 कश मारने के बाद उसे वहीं पर फेंक दिया। उसके बाद सुरेखा के शव को अपने कंधे पर लादकर बाहर निकल आया। वहां से वह गांव के मंदिर के पास स्थित कुएं तक पहुंचा। सुरेखा के शव को कुएं में फेंककर वह घर लौट आया। घर से सुरेखा का टूथब्रश, पेटीकोट एवं ब्लाउज लेकर वह फिर कुएं के पास जा पहुंचा। उसने उन वस्त्रों को मुंडेर पर रखा और मेले में चला गया। सुबह नौटंकी खत्म हुई तो वह ऊँघने का अभिनय करते हुए धीरे धीरे चलकर सब लोगों के पीछे घर पहुंचा। वहां जब किसी ने उसे सुरेखा के लापता होने के बारे में बताया तो वह उसे ढूंढने का बहाना कर क्षेति की ओर चला गया। वहां से वह अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा और अगले 4 दिनों तक इधर से उधर अपने रिश्तेदारों के घर में शरण लेता रहा। अपराध स्वीकार कर लेने के बाद अनाम को पुरी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में पुरी की कुम्हारपाड़ा जेल भेज दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।